Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. MDCAT course, chapter homeostasis. और आज इसी चैप्टर के हवाले से कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो पिछले 2025 KMU MDCAT पेपर में आ चुके हैं और तकरीबन इस चैप्टर से 9 MCQs पिछले पेपर में आ चुके हैं। MCQs नंबर 1 है, which nitrogenous waste has lowest solubility in water? Option A, urea. Option B, ammonia. Option C, uric acid. Option D, nitrate. So the right answer is यूरिक एसिड। क्योंकि पहले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि नाइट्रोजीनस वेस्ट की सिक्रीशन की बेस पर ऑर्गेनिज्म की 3 कैटेगरीज है। एक है अमोनोटेलिक, वो ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं और अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। फिर दूसरा कैटेगरी है यूरियोटेलिक, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजीनस वेस्ट, और यूरिया एज कंपेयर टू अमोनिया लेस सॉल्युबल है। लेकिन थर्ड कैटेगरी है यूरिकोटेलिक, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजीनस वेस्ट, और यूरिक एसिड वो नाइट्रोजीनस वेस्ट है जो वाटर में इनसॉल्युबल है। तो द राइट ऑप्शन इज यूरिक एसिड। MCQs number 2, which type of nephron is responsible for the development of osmotic gradient in the renal medulla? Option A, glomerular nephron. Option B, cortical nephron. Option B, juxtamedullary nephron. Option D, medullary nephron. So the right option is juxtamedullary nephron। क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर हम नेफ्रॉन की टाइप्स को देख ले तो 2 टाइप्स है नेफ्रॉन की, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो है जिनकी रीनल कार्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स वो कॉर्टेक्स पोर्शन में होता है और उनका लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इनका लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है और ये डीप इन द मेडोला में आ जाते हैं। और जब हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो तो फिर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन बनते हैं। तो द राइट ऑप्शन इज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। MCQs number 3, which of the following best describe how distal convoluted tubules contribute to the regulation of blood pH in the body? Option A, selective reabsorption of glucose. Option B, active secretion of hydrogen ion in the filtrate. Option C, active secretion of sodium from glomerular filtrate. Option D, tubular reabsorption of potassium ions. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देख ले तो ये बात वाज़ेह होगी कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ब्लड की पीएच को मेंटेन करना, और ये ब्लड की पीएच को ऐसे मेंटेन करते हैं कि इससे सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है। तो द राइट ऑप्शन इज बी, active secretion of hydrogen ions into the filtrate. MCQs number 4, the sodium potassium pumps in the distal convoluted tubules are activated by aldosterone. Option B, antidiuretic hormone. Option C, anti-natriuretic peptide. Option D, renin. So the right option is A। क्योंकि अगर आप नेफ्रॉन को देख ले तो यहां पर जो
क्योंकि अगर आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देख ले तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पोर्शन है वहां पर सोडियम और पोटेशियम पंप्स होते हैं विच आर एक्टिवेटेड बाय एल्डोस्टेरॉन, जिसकी वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है ताकि ब्लड में सोडियम की लेवल मेंटेन रहे। तो द राइट ऑप्शन इज एल्डोस्टेरॉन। एमसीक्यूज नंबर 5th, hyperparathyroidism may lead to the formation of option A calcium phosphate stone, option B uric acid stone, option C cystine stone, option D steroid stone। तो my dear student remember कि hyperparathyroidism वो कंडीशन है जिसमें पैराथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है और पैराथ हार्मोन का काम ये है कि ये बोन से कैल्शियम को रिलीज करते हैं और ब्लड में लेके आते हैं, और जब ब्लड में कैल्शियम की लेवल बहुत ज्यादा हो तो जरूरी बात है ये किडनी तक पहुंच जाएंगे जहां पर ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनाएगा। तो द राइट ऑप्शन इज ए कि हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। एमसीक्यूज नंबर 6, by nature human excretory system is amonotelic, ureotelic, uricotelic, aminotelic। तो remember my dear students कि humans जो है they belongs to mammals, और mammals में ज्यादातर जो है they secrete urea as a nitrogenous waste। तो इट्स मीन कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है यूरियोटेलिक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQs number 7, if a person drinks excessive amount of water, how does the kidney respond to maintaining osmoregulation? So remember my dear students, कि हम जब बहुत ज्यादा पानी पीते हैं और ब्लड में वाटर की लेवल बढ़ जाए, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट से वाटर की लेवल बढ़ जाए, तो फिर जो किडनी में कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिलीज करते हैं और डाइल्यूट यूरिन बनते हैं ताकि ब्लड में वाटर की लेवल कम हो के नॉर्मल लेवल तक आ जाए। तो अब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इंक्रीज एडीएच रिलीज एंड H2O reabsorption, ऑप्शन बी इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन रिलीज एंड reabsorb more water, ऑप्शन डी डिक्रीज एडीएच रिलीज एंड इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन। तो द राइट ऑप्शन इज सी कि जब हमारे ब्लड में वाटर की लेवल ज्यादा हो तो फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तब सिक्रीट होता है जब ब्लड में वाटर की लेवल कम हो, और इसी हार्मोन की वजह से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ताकि वाटर की लेवल राइज हो जाए। लेकिन अगर वाटर की लेवल ज्यादा हो तो एडीएच की सिक्रीशन डिक्रीज होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQs number 8, the primary functions of glomerular capillaries is option A reabsorption of water and solute from renal tubule, option B secretion of waste product from blood into tubule, option C filtration of blood from glomerular filtrate, option D supply of nutrients and oxygen to the kidney tissues। तो रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि जब इसमें ब्लड आती है तो हाई प्रेशर की वजह से यहाँ से कुछ मटेरियल फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल में आते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो द राइट ऑप्शन इज बी सिक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू ट्यूब्यूल्स। MCQs number 9, in heat stroke the hypothalamus will detect an increase in the core body temperature. Which of the following response is triggered? Option A vasoconstriction and shivering, option B vasodilation and sweating, option C increase metabolic rate, option D release of thyroxine। तो ये बात याद रखनी है कि जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा हो और हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करे तो फिर हाइपोथैलेमस सिग्नल देते हैं कि वेसोडाइलेशन हो, यानी जो फाइन ब्लड वेसल है
स्किन की तरफ, वो डायलेट हो जाते हैं ताकि ब्लड की सप्लाई ज्यादा स्किन की तरफ हो, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और बाहर स्वेट निकलता है और इसी तरह हमारी बॉडी से एक्सेस हीट लॉस हो जाती है। तो द राइट ऑप्शन इज वेसो डायलेशन एंड स्वेटिंग। I hope you have got a lot of concepts from my lectures. Thank you very much. Allah Hafiz.